मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय सरकार, हाय हाय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में जबरदस्त आग लगी हुई है। कहीं पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है तो कहीं डीजल भी 100 के करीब पहुंचने को बेताब नजर आ रहा है, जबकि घरेलू गैस की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। ईंधन की बढ़ती कीमतों का सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ रहा है तो वो है आम आदमी। लेकिन ये सब जानने के बावजूद तेज रफ्तार से बढ़ रही तेल की कीमतों पर लगाम लगाने में मोदी सरकार नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि सरकार ने पहले ही तेल की कीमतों को बाजार पर छोड़ दिया है। अब बाजार के आधार पर ही तेल की कीमतें घटती और बढ़ती हैं। ये जानने के बावजूद तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो विपक्ष इसके लिए मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। विपक्ष की ओर से लगातार हो रहे हमले के बीच अब खुद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सरकार के बचाव में आए हैं। उन्होंने दो मुख्य कारण बताए हैं जिसकी वजह से देश में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। तेल की कीमत बढ़ने की पहली वजह, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पहली वजह बताई ईंधन का कम उत्पादन। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने ईंधन का उत्पादन कम कर दिया है और अधिक लाभ हासिल करने के लिए विनिर्माण देश कम ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कि उपभोक्ता देश त्रस्त हैं। पेट्रोलियम प्राइस सभी को चुभ रहा है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं। दो प्रमुख कारण है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन घटने के कारण उत्पादनकारी देश ज्यादा मुनाफाखोरी के लिए कम उत्पादन करते हैं, उपभोक्ताकारी देश उसकी नुकसान उठा रहे हैं। हम उत्पादनकारी देशों को, ओपेक प्लस की कंट्रियों को बार बार यही विषय को आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे नहीं चल सकता है, उनमें कुछ फर्क आएगा, यह हमारी अपेक्षा है। तेल की कीमतें बढ़ने की दूसरी वजह, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट की वजह कोरोना महामारी को भी बताया है। उन्होंने कहा, हमें कई विकास कार्य करने हैं जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार टैक्स जुटाते हैं। विकास कार्यों पर खर्च करने से अधिक रोजगार पैदा होंगे। सरकार ने अपने निवेश में वृद्धि की है और इस बजट में 34% अधिक पूंजी व्यय किया जाएगा। यही कारण है कि हमें इस टैक्स की जरूरत है, लेकिन इसमें संतुलन भी किया जाना चाहिए। इसके लिए वित्त मंत्री कोई रास्ता खोज सकते हैं। उसके अलावा कोरोना के कारण हमको अनेक विकास के काम करना पड़ रहा है, भारत सरकार को करना पड़ रहा है, राज्यों को भी करना पड़ रहा है। इसीलिए कुछ टैक्स राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं। इसमें भी जैसे आपने कहा, आसाम सरकार ने पिछले दिनों में टैक्स घटाई थी, मेघालय सरकार ने टैक्स घटाया है। कल वित्त मंत्री जी ने इस विषय को कहा है, इसको लेके भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलके अपने हिस्से की जो जिम्मेवारी है, विकास काम को जारी रखना पड़ेगा। 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन पे खर्चा किया जाएगा। ज्यादा खर्चा होने से ज्यादा रोजगार मिलेगा, इसीलिए रेलवे, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अन्य कारखाने, भारत सरकार अपना निवेश बढ़ाया है। 34% ज्यादा कैपिटल स्पेंडिंग भारत सरकार अपने बजट से ही करने वाला है, ऐसे ही राज्य सरकार भी करने वाले हैं। इसीलिए इस टैक्स की आवश्यकता है, लेकिन इसके संतुलन की भी आवश्यकता है। मैं मानता हूं वित्त मंत्री जी सभी को बुला के कुछ रास्ता निकाल सकते हैं आगे। पिछले साल ऐसे मौके भी आए जब लगातार 48 दिनों तक तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अब जब तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो इसके लिए विपक्ष मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। मुंबई में तो महंगे होते ईंधन की कीमतों को लेकर शिवसेना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। सत्ता में आने से पहले अच्छे दिनों का वादा करने वाले पीएम मोदी के उसी वादे की याद दिलाते हुए सड़क चौराहों पर पोस्टर भी लगाए गए हैं और पूछा गया है कि क्या यही है अच्छे दिन। अरे कौन चले भाई, कौन चले? शिवसेना के वीर चले. निषेध असो, निषेध असो, केंद्र सरकारचा निषेध असो. मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय सरकार, हाय हाय. शिवसेना की ओर से लगाए गए इस पोस्टर में साल 2015 में तेल की कीमतों की तुलना 2021 की कीमतों से की गई है, जिसके मुताबिक गैस जहां 2015 में 572 रुपए 50 पैसे थी, तो वहीं 2021 में 719 रुपए है। डीजल के दाम जहां 2015 में 52 रुपए 99 पैसे थे,
2021 में 88 रुपए 6 पैसे हैं। पेट्रोल की कीमत 2015 में 64 रुपए 60 पैसे थी और अब 96 रुपए 62 पैसे है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार 12 दिनों तक बढ़ने के बाद सोमवार को हालांकि लगातार दूसरे दिन भी थोड़ी राहत भरी खबर आई। दूसरे दिन तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली में पेट्रोल के दाम जहां 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर रहे, तो वहीं डीजल 80 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर हो गया है। जबकि कुछ ही दिन पहले राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें 100 के पार पहुंच गई थी। उस वक्त पीएम मोदी ने भी इशारों में इसके लिए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि हमें आयात पर इतना निर्भर नहीं होना चाहिए। अब वक्त आ गया है जब हमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा के स्रोतों की दिशा में काम करना चाहिए। ऊर्जा निर्भरता को कम करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। I am deeply honored to be present here today. We are here to celebrate the beginning of important oil and gas projects. These are important not only for Tamil Nadu, but also for the whole country. Friends, I want to begin by sharing two facts that would make you think. In 2019-2020, India imported over 85% of oil and 53% of gas to meet the domestic demand. Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. Now, it is our collective duty to work towards clean and green source of energy, reduce energy dependence. Our government is sensitive to the concerns of the middle class. That is why India is now increasing the focus on ethanol to help farmers and consumers. Furthering urges of solar power to become a leader in the sector. Encouraging public transport to make people's lives productive and easy. Embracing alternative source like LED bulbs to enable huge savings for middle class households. India has now come out with scrappage policy to help lakhs of people. More Indian cities have metro coverage than never before. Solar pumps are getting more popular. They are helping farmers greatly. This would not be possible without the support of the people. India is working to meet the growing energy demand. India is also reducing our energy import dependence. At the same time, we are also diversifying our import sources. Friends, how are we doing this? Through capacity building. In 2019-2020, we were fourth in the world in refining capacity. About 65.2 million tons of petroleum products have been exported. This number is expected to rise even further. Our companies have ventured overseas in acquisition of
quality oil and gas assets. Today, Indian oil and gas companies are present in 27 countries with investment worth about rupees 2,70,000 crore. Friends, we are developing a gas pipeline network to achieve one nation, one grid. We have planned to spend 7.5 lakh crores in creating oil and gas infrastructure over 5 years. A strong emphasis has been laid on the expansion of city gas distribution network by covering 470 districts. Friends, our consumer focus schemes like PAHAL and PM Ujjwala Yojana are helping every Indian household access this gas. 95% of Tamil Nadu's LPG customers have joined the PAHAL scheme. Over 90% of the active customers get direct subsidy transfer. Under the Ujjwala Yojana, our 32 lakh BPL households in Tamil Nadu have been given new connections. Over 31.6 lakh households benefited from free refills under the PM Garib Kalyan Yojana. Friends, Indian Oil's 143 kilometer long natural gas pipeline from Ramanathapuram to Thoothukudi being launched today will monetize the gas from ONG gas fields. This is a part of a larger natural gas pipeline project being developed at a cost of rupees 4,500 crore. It will benefit Ennore, Tiruvallur, Bengaluru, Puducherry, Nagapattinam, Madurai, Thoothukudi. These gas pipeline projects would also enable the development of city gas projects being developed at 10 districts in Tamil Nadu at an investment of rupees 5,000 crore. These projects will make available clean cooking fuel to household PNG, alternate transport fuel as CNG to vehicles and local industries. The gas from ONGC field will now be delivered to Southern Petrochemical Industries Corporation Limited, Thoothukudi. This pipeline is going to supply of a natural gas as feedstock at a cheaper cost to SPIC for manufacturing fertilizer. Feedstock will now be continuously available with no storage requirements. This is expected to result in saving in the range of rupees 70 to 95 crore in cost of production annually. This will also bring down the final cost of production of fertilizer. We are eager to increase gas share in our energy basket from 6.3% currently to 15%. Friends, development projects bring with it several benefits. The CPCL's new refinery in Nagapattinam anticipates about 80% indigenous sourcing of materials and services. The refinery is going to boost development of transport facilities downstream, petrochemical industries, ancillary and small-scale industries in the region.
This new refinery will produce MS and diesel meeting BS6 specification and polypropylene as a value-added product. Friends, today, India is increasing the share of energy from renewable sources. By 2030, 40% of all energy will be generated from green energy sources. CPCL's new gasoline desulfurization unit at its refinery in Manali inaugurated today is another effort for a greener future. The refinery will now produce low sulfur and environment friendly fuel of BS6 specification. Friend, since 2014, we have brought in various reforms across the oil and gas sector covering exploration and production, natural gas marketing and distribution. We are working on attracting domestic and international investment through investor-friendly measures. We are trying to eliminate the cascading effect of different taxes on natural gas across different states. Unfortunately, up tax will lead to reduction of cost of natural gas and increase in its usage across industries. We are committed to bringing natural gas under the GST regime. I want to tell the world, come invest in India's energy. Friends, in the past 6 years, our rupees 50,000 crore worth oil and gas projects have been approved for implementation in Tamil Nadu. In the same period, over rupees 9,100 crores worth projects sanctioned before 2014 were completed. In addition, over rupees 4,300 crore worth projects are in pipeline. All the projects in Tamil Nadu are a result of joint efforts of our consistent policies and initiatives for sustainable growth of India. My congratulations to all stakeholders for taking steps toward developing energy infrastructure in Tamil Nadu. I have no doubt we will all continue to succeed in our endeavors. Thank you. Vanakkam.